नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लर्न स्मार्ट एडू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल बटन पर क्लिक करें, क्योंकि ना मैं जब अगला वीडियो लेके आऊँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो आराम से देख सकते हो। आपको तो टाइटल से पता चल गया होगा। जी हाँ, डीप स्टेट। मैं डीप स्टेट के बारे में आज बात करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा डीप स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश के भीतर और इसका क्या भूमिका है बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेके। आज उसके बारे में मैं विस्तार से डिस्कस करूंगा, तो वीडियो पे बने रहे, अंत तक देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी जो चीज़ आपको पता नहीं है आज तक। इस वीडियो में मैं बेसिकली उन खिलाड़ियों के बारे में डिस्कस करूंगा जो इस तख्ता पलट में इन्वॉल्व हैं। किस तरह के लोग इस पे इन्वॉल्व हैं, कौन कौन इन्वॉल्व हैं और बिहाइंड द सीन्स क्या चला और तख्ता पलट कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, बांग्लादेश में खेल शुरू हुआ जुलाई महीने के 10 तारीख को। जुलाई महीने के 10 तारीख को वहाँ के हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो 30% कोटा है उसको बहाली की जाती है। 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए और उनके बच्चों के लिए जो जॉब कोटा था उसको बहाल कर दिया उन्होंने। जुलाई 10 तारीख को उन्होंने बहाल किया और ऑपरेटिव पार्ट उन्होंने जुलाई 11 तारीख को पब्लिक किया। तो इस ऑपरेटिव पार्ट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है अक्टूबर 4 तारीख का 2018 में, जो गवर्नमेंट ने जो जॉब कोटा 30% कोटा उन्होंने खारिज कर दी थी, उसको हम बहाली करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 30% जॉब कोटा जो है उसमें पूरी भर्ती नहीं होती है तो क्या होगा ना, सरकार क्या करेगी, तो जनरल मेरिट लिस्ट है उससे उस कोटे में जो बाकी बचे जो सीट्स है उसको भरेगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस कोटे में फेरबदल कर सकती है। ये हो गया जुलाई 11 तारीख को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई बांग्लादेश में और उन्होंने कहा कि हमने तो खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं इस पे एक स्टे लगाता हूँ और ये अभी फ़िलहाल जब तक मैं सुनवाई नहीं करता हूँ वो स्टे पे रहेगा और अगस्त महीने में इसकी सुनवाई होगी। इस बीच क्या हुआ ना, जो जुलाई 11 में हाई कोर्ट का जो आया जजमेंट, उसके तुरंत बाद जुलाई 14-15 तारीख तक एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। ये शुरू हुआ ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने, उन्होंने किया था 15 तारीख। जब 16 तारीख तक पहुंची तो ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट थे उसमें तब तक सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ थे उनके स्टूडेंट्स ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। जब ये हो गया तो प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। तब कुछ मौतें हो गई। जब मौतें हो गई तो स्कूल कॉलेजेस को सरकार ने बंद कर दिया। ये 1-2 दिन में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो जाना, ये सोची समझी चाल के तहत ये हुआ है। ये तो आप मान के चलिए ये पहली चिंगारी थी तख्ता पलट की ओर, क्योंकि न ये जो सोची समझी चाल, जब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए तो वो बच्चे जो थे वो घर नहीं गए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स घर नहीं गए, वो सीधे चले गए सड़कों पे उतर आए। अगर कोई एक सुनियोजित मोबिलाइज नहीं करेगा स्टूडेंट्स को, वो कभी इस तरह से सड़कों पे नहीं उतरेगी। ये स्पॉन्टेनियस कभी हो ही नहीं सकता। ये पहली बात हो गई। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट से 21 तारीख को हियरिंग करा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉब कोटा को बिल्कुल घटा के 5% पे ले आए और सारे कोटे मिला के उन्होंने 7% फिक्स कर दिया। जब ये हो गया
तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको मान लेना चाहिए था कि उन्हें 7% कोटा बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्यों नहीं माने, स्टूडेंट्स और क्यों भड़के और इसमें ज़्यादा वायलेंस क्यों फैला, ये सोचने वाली बात है। और इसको मोबिलाइज कौन कर रहा था, वो भी बात है। तो अब आगे हम देखेंगे कि इसमें खिलाड़ी कौन है। पहले सरकारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ, जो जमात इस्लामी का जो है छात्रों शिविर, इस्लामिक छात्रों शिविर करके उनका एक विंग है जमात इस्लामी, जो कि एक सॉर्ट ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, उनका एक छात्र शिविर है। वो वेहमेंटली इस सड़कों पे उतर के वायलेंस उन्होंने शुरू कर दिया। ये एक सुनियोजित तरीके से उन्होंने किया। उन्होंने आग जलाई, बिल्डिंगों को तोड़ फोड़ की और एक माहौल क्रिएट कर दिया केओस का। इसके बाद क्या हुआ, जब ये हो गया, इसके फ़ायदा उठाने के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी उसमें शामिल हो गई। तो उनके जो छात्र जो नेता थे उसमें शामिल हो गए। तो जो बेसिकली 15-16 तारीख का जो प्रोटेस्ट था, जब 21 तारीख के जजमेंट के बाद आया तो क्या हुआ, तो ये भयानक रूप ले गया। जब ये भयानक रूप ले गया तब मौका मिल गया प्लेयर्स जो है तख्ता पलट के योजना बनाने वालों का इसमें शामिल हो जाना। और इसमें शामिल हो गए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का CIA। कैसे शामिल हुए, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, इस पार्टी के जो चेयरमैन थी कौन थी, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया। उन्हें तो जेल हो गया था, तो वो बीमार रहती हैं, तो वो अस्पताल में थी। उनका जो है वो 79 ईयर्स उनका एज है, तो उनका ज़्यादा एक्टिव वो नहीं थी पॉलिटिक्स में, क्यों ना वो जेल में थी। तो उनके बिहाव उनके जो बेटे हैं, उनका बेटा का नाम है तारिक रहमान। ये जो तारिक रहमान है वो अभी एक्टिंग चेयरमैन है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना खालिदा जिया, जो ये तारिक रहमान और खालिदा जिया के जो पति थे ज़ियाउर रहमान, और ये जो तारिक रहमान के बाप थे ज़ियाउर रहमान, उन्होंने तख्ता पलट की थी 1975 में एक कू के द्वारा। कहा जाता है कि allegedly इट्स सेड कि ज़ियाउर रहमान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असैसिनेशन ऑफ मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान जो पहले प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के, उनको असैसिनेट करवाया था ज़ियाउर रहमान। और ज़ियाउर रहमान को बाद में उनकी भी असैसिनेशन हो गई थी, और तब तक वो उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उन्होंने बना चुके थे। और उनके बेवा जो है वो है खालिदा जिया, वो थी प्रधानमंत्री। लेकिन जैसे आपको पता है कि एक्टिविटीज़ तो वैसे ही रहा ज़ियाउर रहमान ने करा था ये सारी चीज़ें। शेख मुजीब जो कि फाउंडर ऑफ बांग्लादेश है, उनका कत्ल में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो असैसिनेशन में। अब खालिदा जिया उसी सोच से आई हैं। अब उनका बेटा जो है तारिक रहमान, वो अपने बाप पे ही गया है। तो ये जो है तारिक रहमान जो है वो रहता है यूके में, और यूके में बैठ के वो क्या करता है, ISI के साथ, CIA के साथ ये षड्यंत्र करता रहता है। और उसके साथ भी शामिल है हमारे देश के एक नेता, पुराने एक पार्टी के नेत्री नहीं, मैं नेता की बात कर रहा हूँ। वो उनसे मिलते हैं यूके में और उनके साथ बातचीत होती है। और ये ISI जो है इसमें इन्वॉल्व है, CIA भी इन्वॉल्व है, और डीप स्टेट, उसके बारे में बात करूँगा, वो भी इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में। तो ये यूके में ये एक षड्यंत्र वहाँ रचता है। अब हम बात करेंगे जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी का जो पास्ट है वो भी वही है। वो लोग जब बांग्लादेश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो ये जमात इस्लामी जो पार्टी थी, जो उसके जो मेंबर हैं ज़्यादातर रज़ाकार हैं। रज़ाकार कौन थे? ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करती थी। ये जो जब बांग्लादेश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था 70-71 में,
तब वो पाकिस्तान आर्मी का साथ देता था और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट में चला रहे थे उनके कत्लेआम में ये शामिल था। तो जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी तो वॉर क्राइम्स के लिए इन्हीं पार्टी के, ये जमात इस्लामी पार्टी के लोगों को उन्होंने ट्रायल पे खड़ा किया था और कुछ लोगों को फांसी भी हुई थी इसको लेके। तो आक्रोश इनमें भी, जमात इस्लाम में भी लोगों पे भी है। अब आईएसआई जो है पाकिस्तान के साथ इनका बड़ा अच्छा पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के बाद भी इनका जो है पाकिस्तान के साथ भाई जैसे रिश्ते हैं। तो आईएसआई जो है इस चिंगारी को भड़का के रखता था। ये आईएसआई के फंडिंग इनको चलता ही रहता था। और जो जमात इस्लामी के जो खूंखार कुछ लोग जो टेररिस्ट हैं, कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में भी पनाह लेके छुप के बैठे हुए हैं। बंगाल में हैं, असम में हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन बंगाल में हैं ये मान के चलिए आप लोग। अब ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और ये जो जमात इस्लामी, इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कैप्चर कर दिया प्रोटेस्ट को। अब फंडिंग की बात करेंगे हम। फंडिंग कैसे हुआ? देखिए, इस बीच जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, इससे पहले 1-2 महीने पहले जो शुरू हुई प्रोटेस्ट, उसके पहले बहुत ज़्यादा फंडिंग हुआ था जमात इस्लामी पार्टी को। और ये फंडिंग कहा जाता है, सूत्रों के हवाले से कहा जाता है कि ये फंडिंग ज़्यादातर जो नए अकाउंट्स खुले गए थे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओज हो, इस तरह के लोगों ने जो खोला था एनजीओज या चैरिटेबल ट्रस्ट्स वगैरह और ऑर्गेनाइजेशंस, इनके अकाउंट्स में पैसे डाले गए थे। और ये जो जमात के लोग जो भारत में छिपे हुए हैं या पाकिस्तान में हैं या नेपाल में हैं या कई और देशों में छुपे हुए हैं, इन्होंने पैसे फंड किए थे, पूरे पैसे डाले हुए थे। तो इस तरह से क्या हुआ, जब प्रोटेस्ट शुरू हुई, इन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा, इनको फंडिंग आया। उसके अलावा CIA ने भी इस पे फंड किया हुआ है। ये सारे सूत्रों के हवाले से हैं। तो ये जब फंडिंग हो गया तो ये जो प्रोटेस्ट एकदम बिल्कुल भयानक रूप ले गया, जैसे बोलते हैं ना, एकदम भयंकर रूप, खूंखार जैसे बोलते हैं, इस तरह का रूप ये ले गया। जब प्रोटेस्ट ने भयंकर रूप ले लिया तो क्या हुआ, तब शेख हसीना ने पहले उन्होंने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, जो उनका जो हमारे जैसे BSF है, उन गार्ड्स को बुला लिया मॉब को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तब तक हाथ से निकल चुका था और मौतें होना शुरू हो गए थे। तो करीबन 200 से ऊपर मौतें जब हो गई तो आर्मी को जब बुलाया गया तो देखिए, गौर कीजिए, आर्मी ने क्या कहा? आर्मी ने कहा कि हम इन पे गोली नहीं बरसाएंगे, कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका बोल सकता है कि ये इलेक्शन इलीगल है या रिग्ड है या कुछ भी है। भाई देखिए, किसी भी देश में अगर ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन में शामिल नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्शंस हो गए, दूसरी पार्टीज तो है ना। मेन ऑपोजिशन, अगर हम आज के डेट में हमारे भारतवर्ष में अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी बोलेगी कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी कुछ कर सकती है? क्या उसके हाथ पैर पकड़ेगी? क्या आओ भाई मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ो? तो उसी तरह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इलेक्शन बॉयकॉट किया हुआ था। अब अमेरिका कुछ भी बोल सकता है कि रिग्ड इलेक्शन है, भाई वो बाकायदा जीत के आई थी, प्रधानमंत्री बनी थी। अब क्या हुआ न, जब आर्मी ने मना कर दिया तो जो मॉब जो है उसकी हिम्मत और बढ़ गई। और तब तक अगर अब उस टाइम के जो दृश्य है, वीडियोस देखेंगे, आपको दिखेगा कि अगर एक छात्र है तो 10 अधेड़ उम्र के आदमी उनके साथ जा रहे हैं जुलूस में या मॉब में, और उनके चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि वो जमाती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ न, जब बहुत ज़्यादा आर्सनी हो गई
तोड़ फोड़ होना शुरू हो गया, अस्पताल में आग लगा दी, फिर बिल्डिंग्स में आग लगा दी, पुलिस स्टेशंस को, पुलिस कर्मियों को मारना शुरू कर दिया। तब उनका साहस और भी बढ़ गया। तो क्या हुआ, आर्मी ने जब कह दिया ये बात, तो जिस दिन जो प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भागी थी, उसके पिछले दिन अगस्त 4 तारीख को उन्होंने सारे हेड्स को बुला के एक मीटिंग रखा था। उन्होंने कहा था कि आप सख्ती से पेश आइए और इन जो हुड़दंगबाज या ये जो वायलेंस कर रहे हैं उनको दबाइए। लेकिन जो आर्मी हो या पुलिस हो, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसका मतलब ये था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के जो ऑर्डर्स थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, अगले दिन जब मॉब जो प्रधानमंत्री के घर के ओर मार्च करना शुरू कर दिया, तब आर्मी ने कहा कि देखिए आपको इतने टाइम मिलेगा, आप यहाँ से निकल जाइए। तब उसके बाद की कहानी आपको पता है। तो 5 तारीख को वो शेख हसीना आ गई भारत, फिर भारत आने के बाद दिल्ली पहुँच गई। अभी सेफ हाउस में कहीं पे वो अभी है। अभी यहाँ पे जो आर्मी चीफ जो है, आर्मी चीफ का नाम है आपका वकर-उज़-ज़मान। कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे यूएन के मिशंस पे काम किया हुआ है और इनकी बड़ी दोस्ती है वेस्ट के साथ। और शायद अटकलें ये भी लगाई जाती है सूत्रों की ओर से कि इनके अमेरिका के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो अमेरिकन कॉन्सुलेट से कुछ उनको बताया गया होगा, कि अमेरिका से डायरेक्टली कुछ बताया गया होगा कि तुम चुप रहो, अब शेख हसीना को यहाँ से जाने के लिए मजबूर करो। ये हो सकता है। जब ये बात हो गई, देखिए टाइमिंग देखिए, तब उनको कोई और इंटरिम केयरटेकर जो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं मिला। स्टूडेंट्स लीडर ने कहा कि हमें मोहम्मद यूनिस चाहिए एज द प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर टू हेड द केयरटेकर गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। दूसरे हर कोई ख़त्म है, उनका कोई राय नहीं है, कोई सिविल सोसाइटी का कोई राय नहीं है, कुछ नहीं है। स्टूडेंट लीडर बताएंगे कौन बनेगा उनका केयरटेकर हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये बात हो गई। अब यूनिस का जो है, उनका जो बायोडाटा में क्या है, वो प्रोफेसर थे। तो उनका जो टीचर्स कम्युनिटी में, स्टूडेंट कम्युनिटी में उनका अच्छा खासा दबदबा है। ही वॉज रेगुलरली इन टच विद द स्टूडेंट कम्युनिटी। वो फ्रांस में ओलंपिक गेम्स देखने गए थे या क्या करने गए थे, डीप स्टेट से मिलने गए थे या मीटिंग में शामिल होने गए थे, क्योंकि ना जब ओलंपिक गेम्स चल रहा था, याद कीजिए ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे फ्रांस। वहाँ पे कई सारी मीटिंग्स हुई थी। किस तरह की मीटिंग्स हुई थी, यहाँ से भी एक एक राज्य के मुख्यमंत्री बहुत उत्सुक थे फ्रांस जाने के लिए। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी रीजंस बता के उनको बिठा दिया था। तो शायद वहाँ पे भी मीटिंग हुई होगी, क्योंकि ना वहाँ से उन्होंने एक भारत के विरोध एक बयान दिया था उन्होंने, कि भारत क्यों कुछ नहीं बोल रहा है जब बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें घट रही है। तो टाइमिंग देखिए। और फिर क्या हुआ, वो आ गए, 8 तारीख को उनका स्वेरिंग इन हो गया। अब यूनिस जो है, ये जो केयरटेकर हेड बने बैठे हैं बांग्लादेश, उनके साथ 17-18 लोग जिन्होंने भी शपथ ली है सरकार में, एडवाइज़र टू फॉरेन मिनिस्ट्री हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, जो भी हो, जितने भी पोर्टफोलियोज वगैरह के, आप देखेंगे अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, उनसे कोई उनके पार्टी से कोई नहीं कुछ बना है। ठीक है, वो इन्होंने उनको खदेड़ निकाला है, ठीक है, वो बात चलता है। लेकिन आप जब देखेंगे उसमें शामिल कौन कौन है, एक्स मिलिट्री के लोग हैं, एक्स ऑफिशियल्स हैं जो कि खालिदा जिया के टाइम में काम करते थे, वो लोग शामिल है इस सरकार में, और जमात के सिंपैथाइजर्स भी उसमें शामिल है। तो मोहम्मद यूनिस का जो मिनिस्ट्री है वो भी बहुत ही ड्यूबियस है नेचर का है, मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं बैठता है। तो ये अभी इंटरिम सरकार इन्होंने बनाया है। लेकिन अब ये मोहम्मद यूनिस जो है 84 वर्ष के जो वृद्ध, जो भोली से सूरत लेके जो घूमते हैं,
एग्जैक्टली वो है कौन? सूरत पे मत जाइए दोस्तों, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, ये कहा जाता है। अगर इस इंसान के बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो क्या आदमी है। उसने जो है 1940 की पैदाइश है उसकी। ही हैड गॉट अ PhD फ्रॉम वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी विद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। उस ज़माने में 1969 में उसने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप से PhD उन्होंने हासिल की थी। 1994 में उनको वर्ल्ड फूड प्राइज जो है मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से। उसके बाद 1987 में बांग्लादेश का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो उसको मिला था। और धीरे धीरे उसने अपनी जगह इतने अच्छे से बनाया था कि एक ग्रामीण बैंक उसने एस्टैब्लिश की थी, और उस ग्रामीण बैंक के ऊपर उसको एक नोबेल प्राइज मिला इन इकोनॉमिक्स। ग्रामीण यूनिस, मोहम्मद यूनिस एंड ग्रामीण बैंक, इनको मिला एक नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स। जब ये हो गया तो ये आदमी बहुत बड़ा आदमी हो गया, नोबेल लॉरेट बन गया, नाम बहुत ज़्यादा हो गया, इधर दुनिया भर में लोग उसको जानने लगे। और उसने ग्रामीण बैंक एक बनाई हुई है बांग्लादेश में। तो उसके बाद मैं पहले अवार्ड्स आपको गिना देता हूँ और फिर मैं बाद में उन अवार्ड्स को लेके डिस्कस करूँगा। फिर क्या हुआ, 2009 में US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये अवार्ड उसको मिला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको दिया। अगले साल कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 2010 में उसको मिला। उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था? बराक ओबामा। अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज बराक ओबामा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन। ये बात याद रखिएगा। तो उसका जो करियर ग्राफ है, धीरे धीरे अमेरिका के बैकिंग से, देखिए ओबामा के टाइम में उसको गोल्ड मेडल मिला, उसको कांग्रेस US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला। तो गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स का जो गवर्नमेंट है उसका जो है, जो ट्रैजेक्टरी है, उसको जो करियर का ट्रैजेक्टरी पाथ जो है वो ऐसे ऊपर उसको उन्होंने ढकलना शुरू कर दिया था, क्योंकि ना उनके दिमाग में एक प्लान था ऑलरेडी, इट वाज चॉक्ड आउट। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो भी प्लान करता है लंबा प्लान करता है, 20 साल 30 साल, दे हैव द पेशेंस। और उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं ना वो उसी प्लान को कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री रहा, अगला प्रधानमंत्री किसी और पार्टी का आया तो प्लान उल्टा पड़ गया, वैसा नहीं चलता है वहाँ अगर एक प्रेसिडेंट ने प्लान किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टियाँ, शायद पार्टी जो है वो उस टाइम स्थगित कर दे उस प्लान को, लेकिन कंटिन्यूटी रहता था उस प्लान का। तो हुआ क्या, इसका करियर ग्राफ जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो 2012 में इसी मोहम्मद यूनिस को उसको अपॉइंट किया गया चांसलर ऑफ ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड। 2012 से लेके 2018 तक वो चांसलर रहा उसी स्कॉटलैंड के यूनिवर्सिटी में। तो इस बीच क्या था, उसने बहुत सारी चीज़ें की थी, इधर उधर हाथ पैर मारे थे, जैसे कि उसने ग्रामीण बैंक बनाया था, फिर फाउंडेशंस कुछ बनाए थे, फिर एक ग्रामीण फ़ोन कंपनी भी खोला था। तो उसी ग्रामीण फ़ोन कंपनी को लेके उसने एक बड़ा करप्शन करा था। करप्शन में उसने 2.3 मिलियन US$ का उसने एम्बेजलमेंट किया था, उसने चोरी करी थी। जो वर्कर्स के पैसे को उसने चोरी करके अपने अकाउंट में डाले हुए थे। तो
उसको लेके शेख हसीना के गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस लगाया था। उसके अगेंस्ट बहुत सारे लेबर लॉज के वायलेशंस के केस लगे थे, करप्शन के केस लगे थे, उसको जेल सेंटेंस भी हुआ था। ये मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा कैसे क्या हुआ और अमेरिका के क्या हाथ है। तो ये हो गया आपका उसका ये जो ग्राफ ट्रैजेक्टरी कैसे बढ़ता गया, उसको कैसे एक बनाया गया। ही वॉज क्रिएटेड। इकोनॉमिक्स का एक प्रोफेसर था जिसने पीएचडी की अमेरिका में। अचानक से उसने एक बैंक खोल दिया और बैंक खोलने के बाद इतना अच्छा उसका बैंक था, दुनिया में लोग और कोई बैंक नहीं खोलते हैं क्या, कि गरीबों के लिए कोई काम नहीं करते हैं क्या? लेकिन इतना बढ़िया काम कर दिया कि उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। आपको तो पता है नोबेल प्राइज़ कैसे मिलते हैं, मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये हो गया उसका करियर ट्रैजेक्टरी कैसे बढ़ा। अब हम बताएंगे कि उसका यूएस कनेक्शन इतना पक्का हुआ कैसे था। ये जो मोहम्मद यूनुस जो अभी बांग्लादेश का चीफ एग्जीक्यूटिव बना बैठा है, वो अमेरिकन एसेट है। मैं बताता हूँ क्या है। उसका जो दोस्ती अमेरिकन के साथ बहुत पुराना है। पीएचडी तो उसने 1969 में करा हुआ था, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेके। वो बात छोड़िए, फिर उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी उसकी, और उसके चलते उसने वो ग्रामीण बैंक जो है, छोटा मोटा जो बैंक उसने बांग्लादेश में एक्सपेरिमेंट के बेसिस में शुरू करा हुआ था। अब उसकी दोस्ती क्लिंटन्स के साथ, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन के साथ बहुत पुरानी है। बिल क्लिंटन गवर्नर हुआ करता था आरकांसस स्टेट का। देखिए, बिल क्लिंटन आरकांसस स्टेट का गवर्नर 1979 से लेके 1981, फिर 1983 से लेके 1992 तक गवर्नर हुआ करता था। और उस बीच उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। मैं अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको बिल क्लिंटन फाउंडेशन के वेबसाइट पे बिल क्लिंटन का लिखा हुआ एक पोस्ट है, मैं आपको थोड़ा सा 2 लाइन में पढ़ के सुनाता हूँ। ये स्टेटमेंट है ऑन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। क्या लिखते हैं बिल क्लिंटन? Hillary and I first met Mohammad Yunus when I was governor, and he inspired us to create a microfinance program in Arkansas based on his model. फिर आगे चल के और बहुत सारी तारीफें करते हैं। तो इनकी जो दोस्ती है ना दर्शकों, बहुत पुरानी है। तो ये दोस्ताना ताल्लुकात कब काम आ जाए आपको पता नहीं। तो बेसिकली क्या है, जब बिल क्लिंटन बना प्रेसिडेंट 1993, देखिए 1993 से 2001 तक बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और उस वक्त ये फलता फूलता रहा मोहम्मद यूनुस उसके छाँव में, बिल क्लिंटन के छाँव में। कि ना, अमेरिका का बैकिंग जब भी होता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट का बैकिंग सोचिए, तो एक आदमी आराम से फल फूल सकता है, किसी भी कोने में रहे वो इस दुनिया के। तो वो फलता फूलता रहा। फिर 2001 में उसकी प्रेसिडेंसी चली गई, 2006 में इसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। क्यों ना, प्रेसिडेंसी जाने के बाद बिल क्लिंटन जो है पूरा इन्वॉल्व हो गया था। ये जो अपना उसने एक बिल क्लिंटन फाउंडेशन बना लिया। फिर जो हरकतें होती हैं जो प्रेसिडेंट्स करते हैं रिटायरमेंट के बाद, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, उन्हीं हरकतों में वो लगा रहा। दुनिया भर में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे पुराने प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ हरकत पे लगे हैं। बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट्स की मैं बात करता हूँ। अब क्या हुआ ना, ये हो गया, फिर धीरे धीरे ये फलता फूलता गया। फिर इसने चोरी चकारी शुरू कर दी बांग्लादेश में, जो एम्बेजलमेंट का केस, फिर लेबर लॉ के में केसेस उसके खिलाफ, लेबर लॉ वायलेशंस, फिर बहुत सारी चीज़ें उसने करी। तो क्या हुआ, जब उसके अगेंस्ट केस लगे और उसको जो जेल का आदेश हो गया, तब क्या हुआ,
तब हिलरी क्लिंटन जो थी वो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स नहीं रही, क्योंकि ना उनका टर्म ख़त्म हो गया था, लेकिन उनका दबदबा बहुत था। तो उसी दबदबे से क्या हुआ, जब शेख हसीना के गवर्नमेंट ने करप्शन केस में मोहम्मद यूनुस को जेल भेज दिया, तो हिलरी क्लिंटन स्टार्टेड बुलिंग बांग्लादेश। ये मैं नहीं कहता हूँ, अगर आपको देखना है तो आप चले जाइएगा, एक डेली कॉलर CALLER डेली कॉलर न्यूज़ फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक वेबसाइट है, न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट है। उसमें उन्होंने अगस्त 1, 2017 को उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन अटेम्प्टेड टू बुली टाइनी बांग्लादेश टू फोर्स इट to end a corruption investigation of Muhammad Yunus, a long-time Clinton family friend and Clinton Foundation donor, according to documents the Daily Caller News Foundation investigative group obtained। कागजात के बिना तो कोई भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन कोई छापती नहीं है, अनलेस दे डू येलो जर्नलिज्म। तो देखिए, क्लिंटन फाउंडेशन, हिलरी क्लिंटन हैव गॉन आउट ऑफ द वे, शेख हसीना को धमका रही हैं कि भाई तुम मोहम्मद यूनुस के केसेस वापस ले लो। हिम्मत देखिए, एक आउट ऑफ पावर, क्यों ना। देखिए बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, उनका एक फाउंडेशन चलता है, बहुत पावरफुल लोग हैं, वो डीप स्टेट को बिलोंग करते हैं भाई, ऐसा कोई मामूली लोग नहीं है। और डीप स्टेट का जो दबदबा है दुनिया भर में इतना है, आप भूल से भी आप समझ नहीं सकते क्या है वो। अब क्या हुआ ना, ये एक्चुअली इनको इन्फॉर्मेशन, ये जो दिल्ली न्यूज़ फाउंडेशन, इनको इन्फॉर्मेशन मिली क्योंकि ना जो बांग्लादेश का गवर्नमेंट था उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट भेजी थी US कांग्रेस को, इसी दबाव को लेके, ये जो हिलरी क्लिंटन ने दबाव दिया था, तो पुख्ता सबूत है इसके बारे में। आप लोग हैरान हो गए जान के कि ये जो डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने भेजी थी US कांग्रेस को, उसमें मेंशन किया गया था कि ये जो क्लिंटन जो है, ये हस्बैंड वाइफ क्लिंटन फाउंडेशन के जो हेड, इन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट US गवर्नमेंट का, उसका US एम्बेसी जो बांग्लादेश में है वहाँ, और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों का इस्तेमाल किया था ये मोहम्मद यूनुस को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि ना उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जो करप्शन केसेस का जो था गवर्नमेंट बैंक में, उसको लेके था। और मोहम्मद यूनुस को उसके बाद ग्रामीण बैंक से हटाया गया, उसका भी एक कारण है। देखिए, ये आदमी एक मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट का उनका फिक्स्ड स्टिपुलेटेड एज होता है 60 ईयर्स, एंड बट ही वाज कंटिन्यूइंग एज द मैनेजिंग डायरेक्टर 60 साल ख़त्म होने के बाद भी, आफ्टर क्रॉसिंग 60 ही वाज स्टिल द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने इसी को दर्शा के अल्टीमेटली ग्रामीण बैंक से, मैनेजमेंट से उसको हटाया था। तो ये क्लिंटन वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प हिम। अब उसी डेली कॉलर ने ये भी कहा है कि यूनुस जो नेट वर्थ था एस्टिमेटेड, वो था $10 मिलियन, और ये बहुत सारे जो US बेस्ड उसके ऑर्गेनाइजेशंस, मैं उसके बारे में बताऊंगा, उसने क्लिंटन फाउंडेशन को $300,000 डोनेट भी किया हुआ है। तो द क्लिंटन्स आर ऑल्सो बेनिफिशियरी। जब उन्होंने इतना हेल्प किया है उसको बचाने के लिए, तो उसके जो इसमें कॉम्पेंसेशन, मैंने कंपेंसेट करने के लिए उसने $300,000 उसने डोनेट भी किया हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्लिंटन फाउंडेशन वेबसाइट बोल रहा है कि यूनुस का ये डोनेशन है।
इसके अलावा अगर यूनिस के जो करप्शन चार्जेस के बारे में सिर्फ डेली कॉलर ने नहीं, 2010 में बहुत सारे मल्टीपल फिनेंशियल करप्शन इम्प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं, उसका भी एक डेनमार्क का इसने एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाया हुआ था कि उसने $100 मिलियन डाइवर्ट किया था ये ग्रामीण बैंक से। इसका जो ग्रामीण ग्रामीण का मतलब क्या है? विलेज का है, विलेज को बिलोंग करना। तो ये इसने लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बना के, बांग्लादेश के जो ग्रामीण लोगों को बेवकूफ़ बना के उसने उनके पैसे लूटे हैं और अपने जो एंटिटीज़ है वहाँ ट्रांसफ़र करे हुए थे। तो ये एक बहुत ही डेंजरस वो है, करप्ट आदमी है। देखिए, अब जब ये हुआ था तो हिलरी क्लिंटन ने डायरेक्टली बांग्लादेश के शेख हसीना तब प्रधानमंत्री, उनको धमकाया कि देखो वर्ल्ड बैंक से तुम्हें $1.2 बिलियन का लोन मिला है, पद्मा नदी के ऊपर तुम ब्रिज बनाने वाले हो, अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में वो लोन रुकवा सकती हूँ वर्ल्ड बैंक को बोल के, तुम मोहम्मद यूनिस से के खिलाफ केस वापस ले लो, तुम्हें लोन मिल जाएगा। तो ये एक तरह का धमकी हुआ। फिर हिलरी क्लिंटन ने क्या किया, शेख हसीना के जो बेटे हैं साजिब वाजिद जॉय, तो वो अमेरिका में रहता है। तो हिलरी क्लिंटन ने जो है उसने जो IRS है, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का, आपका इंटरनल रेवेन्यू सर्विस बोलते हैं उसको, तो जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे हमारे यहाँ उस तरह का जो है डिपार्टमेंट, उसने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के पीछे इस डिपार्टमेंट लगा दूंगा अगर तुमने यूनिस के खिलाफ केस वापस नहीं लिया। लेकिन इतने देखिए, जो अगर ही इज़ डूइंग क्लीन बिजनेस उसका क्या डर है, तो शेख हसीना डरी नहीं, तो उन्होंने केस वापस नहीं लिया। तो ये अमेरिका का जो है, ये जो मोहम्मद यूनिस है वो अमेरिका का बड़ा एसेट था। और एक चीज़ है, देखिए ओबामा के टाइम उसको अवार्ड मिले हैं, 2 अवार्ड मिले हैं, 2009 में, 2010 में। फिर हिलरी क्लिंटन के साथ उसकी दोस्ती। आज के डेट में अगर आप गौर करेंगे, न्यूज़ अगर खंगालेंगे 2-3 महीने के बीच, तो आप देखेंगे कि बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जो बाइडेन, ये 3 अक्सर फ्लाइट में इधर उधर अमेरिका के भीतर घूमते रहते हैं। इसका मतलब ये जो तिकड़ी है ये कुछ खिचड़ी पका रही थी। तो मोहम्मद यूनिस को जो है अभी तख्ता पलट करवा के अमेरिका ने एक पपेट के तौर पे बिठाया हुआ है। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट ये लोग खींचते रहेंगे, चलाते रहेंगे, जब तक एक पॉलिटिकल आउटफिट ये लोग नहीं बनाते हैं मोहम्मद यूनिस को उसका हेड बना के। इसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जिसमें मोहम्मद यूनिस हेड बनेगा। 84 साल का आदमी, अभी देखिए उसके एम्बिशन को देखिए, 84 इयर्स एंड गोइंग स्ट्रॉन्ग, एम्बिशियस। वो बोल रहा है कि मैं अभी करूँगा आप लोग जो बोलोगे, क्योंकि ना भाई अमेरिका ने उसे बहुत कुछ दिया है। तो अभी ये पे बैक टाइम है अमेरिका का। देखिए अमेरिका कैसे क्या करता है, अगर हम इसी तरह का अगर जोड़ के देखेंगे तो अमेरिका ने यूक्रेन में ऐसे तख्ता पलट करवाया था, और ये ज़ेलेंस्की जो आज बैठा हुआ है ना, उसी तरह से अमेरिका ने उसको बिठाया हुआ है यूक्रेन में। अगर हम और एक एग्जाम्पल मैं दूँ तो म्यांमार में ऑंग सान सू की जो थी उनका जो हेड पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रेसिडेंट थी म्यांमार के, इससे पहले मिलिट्री उनता के पहले, वो कौन थी? वो भी वही अमेरिकन स्टूज हैं। उसके हस्बैंड अमेरिकन है और वो म्यांमार के हेड बनी बैठी थी। देखिए अमेरिका ये सारी चीज़ें हरकतें करता रहता है। ये कहाँ करता है? ये उन्हीं देशों में करता है जहाँ पे थोड़ी वीक है, जो बेस
जो है वीक है। नया जो देश बना हुआ है, 52 साल का देश है बांग्लादेश, इतना ज़्यादा पुराना देश नहीं है। और आईएसआई का उसने फ़ायदा उठाया। आईएसआई देखिए, आईएसआई क्या है? आईएसआई एक मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसको पैसे देगा वो उसके लिए काम करेगा। चाइना उसके पैसे देता है, उसके लिए काम करता है। अमेरिका का सीआईए उससे पैसे देता है, उसके लिए काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी घटनाएं जब कर रहे थे ये लोग, तब जो आर्मी चीफ था पाकिस्तान का, वो अमेरिका गया हुआ था। इससे पहले 2-3, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 2-3 महीने पहले ये गया था आपका अमेरिका गया था पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ। तो आईएसआई का हाथ इसमें पूरा है, इसके साथ, अमेरिका का साथ मिलके। ये तो हो गया बाहर के तख्ते। अब ये खुद बैठ के क्या कर रहा है मोहम्मद यूनुस? देखिए, मोहम्मद यूनुस ने पहले आने के बाद उसने क्या किया? उसने ज़बरदस्ती, जबरन ऐसे माहौल क्रिएट किया, सिचुएशन क्रिएट किया कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 5 जजेस को रिजाइन करवाया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट है उस देश में, उसको जबरन रिजाइन करवाया। इतना ही नहीं, ये जो मोहम्मद यूनुस है, अगर आप देखेंगे उसके खिलाफ जो जितने भी केसेस थे बांग्लादेश में, वो ये केयर टेकर हेड बनने के बाद उसने सारे केसेस वापस ले लिए। सोचिए, अपने गद्दी पे बैठने तुरंत बाद उसने अपने सारे केसेस वापस ले लिए, अपने खिलाफ जो केसेस थे बांग्लादेश में। उसने जो ये रेजिग्नेशन करवाए हैं सारे ऑफिशियल्स के, या चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, उसने कहा है कि ये लीगल है भाई। शेख हसीना के गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने अपॉइंटमेंट करा था, तो हमने रिजाइन करवा दिया, तो ये लीगल है। और एक चीज़ है, आपने गौर किया है कि नहीं? देखिए, इतने सारी चीज़ें हो गई। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ का एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तख्ता पलट हो गया। अमेरिका एक भी बात उसमें नहीं कहा कि डेमोक्रेसी का खून हो रहा है। अगर कहीं और होता तो उछल उछल के वो उनका जो प्रेस स्टेटमेंट, जो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, उछल उछल के बात करते हैं। इसमें चुप्पी साधी हुई है। अमेरिका का जो दोगलापन है, अभी आपके सामने मैं लेके रखा हूँ। अब क्या हुआ देखिए, इसने 5 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को हटवाया। फिर रिजर्व बैंक का जो चीफ है उसको, उनका जो गवर्नर, जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर, उसको हटाया। फिर देखिए, उसके आने के बाद हिंदुओं पे अटैक्स होते रहे, वो चुप रहा। उसने क्या किया? उसने होने दिया। क्यों? क्योंकि हिंदू जैसे डर जाए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज के साथ ट्वीट किया कि हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में वो चिंतित हैं, और जब भारत सरकार ने पूरी अपनी नज़र गड़ा के बैठी हुई है, उसको पता चल गया कि अगर ज़्यादा कुछ वो करेगा तो शायद बॉर्डर के गेट्स खुल जाएंगे, भारतीय सेना ढाका के सड़कों पे घूमेगी। तो ये उसको शंका शायद उसको लगा ना। भारतीय आर्मी की कैपेबिलिटीज़ बांग्लादेश की आर्मी बहुत अच्छी तरह से जानती है, भली भांति जानती है। तो ये उसने करा। तो हिंदुओं पे अटैक्स, दर्शकों, आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि क्या कर रहे थे वो लोग। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें कि जब बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें तख्तापलट हो रही थी, तो भारत क्या कर रहा था उस वक्त? जैसे कि मैंने कहा है कि डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के बारे में और थोड़ा ज़्यादा मैं अभी खुलासे करने वाला हूँ। ऐसा है कि ये जो प्लानिंग है बांग्लादेश के तख्तापलट, बहुत पहले से किया हुआ है उन्होंने। मणिपुर में दंगे, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये दंगे करवाए गए हैं कि ना, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में पीस था, सुकून था। अचानक से एक दिन दंगे शुरू हो गए। ये करवाया गया था। देखिए,
मणिपुर में दंगा, मणिपुर को दंगाग्रस्त करके रखा गया करीबन 1 साल तक। इसी तरह से मिलिट्री उंटा जो है म्यांमार में, वहाँ पे एक सिविल वॉर सिचुएशन करके रखा गया है करीबन 1 साल से। इधर मणिपुर उधर म्यांमार, दोनों तरफ ये इन्होंने आग लगवा के रखा हुआ था। ये किसने? बोल सकते चीन का भी हाथ है, लेकिन ये जो अमेरिका का CIA है उसका भी हाथ एकदम पुख्ता लग रहा है कि था उसमें। तो ये जब हुआ तो तब क्या हुआ कि ये दोनों, जो इंडियन इंटेलिजेंस क्या है, अब भारत के भीतर का जो प्रॉब्लम है उस पर नज़र रखेगी। तो यहाँ और म्यांमार के ऊपर जब नज़र थी, तब जो कार्रवाई करनी थी बांग्लादेश में उन्होंने शुरू कर दिया वहाँ तब। तो उस बीच क्या हुआ, फिर धीरे धीरे भारत में इलेक्शंस हो गए। तो सरकार जो थी, तो सरकार पूरी इन्वॉल्व हो गई इलेक्शंस में, क्योंकि इलेक्शंस एक बड़ा वो है और हमारा इलेक्शन जो है लंबा खींचता है, 2 महीने 2.5 महीने। तो क्या हुआ, उस बीच ये पूरी जो प्लानिंग वो हो चुका था। अब जब तक भारत के जो इंटेलिजेंस है, जब प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण कर ली, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, जब हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस ने जब बांग्लादेश में नज़र गाड़ी, तब तक शायद मेरे हिसाब से शायद बहुत देर हो चुका था। तब तक जो है हवा का रुख बदल चुका था और बांग्लादेश को आग में झोंकने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी थी। ISI, जमात इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इधर CIA, और वहाँ मोहम्मद यूनिस बैठा हुआ है, मैं बनूंगा बांग्लादेश का हेड। सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब ये जो हुआ, तो इसके चलते जब भारत को पता चल गया कि तख्तापलट हो सकती है, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी प्लानिंग कर दी। उनको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा प्रोटेस्ट के दौरान कि ये शेख हसीना को ये हटा देंगे। तो इसीलिए भारत सरकार ने प्रबंध किया। भारत सरकार के इंटेलिजेंस ने बाकायदा शेख हसीना, उसके बाद उनके बेटे से बात की कि उनको देश छोड़ के भाग जाना चाहिए, और इसी तरह से फैसिलिटेट किया और वो आके भारत में यहाँ पनाह ली। उन्होंने एक सेफ हाउस में अभी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जाके उन्होंने खुलासा किया है कि ये जो बांग्लादेश में सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो अमेरिका मांग रहा था एयरबेस बनाने के लिए, एयरफोर्स बेस बनाने के लिए बांग्लादेश में, वो जब उन्होंने मना कर दिया, उसके चलते अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको प्राइम मिनिस्टर के गद्दी से हटाया है। तो ये जो दोस्तों, ये जो पूरी मैंने कहानी आज समझाई, आप कड़ियाँ जोड़िए, कड़ियाँ जोड़ेंगे जब पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो इससे आपको पता चलता है, पता चलेगा कि डीप स्टेट का मतलब क्या है, कौन कौन इन डीप स्टेट में शामिल है। तो दर्शकों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।